ओके बच्चे जी, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चे, अ फायर इंजन स्टैंडिंग नियर अ बिल्डिंग एक्सटेंड इट्स लेडर टू अ लेंथ ऑफ 10 मीटर टू रीच अ सर्टेन विंडो इन द बिल्डिंग। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द विंडो। अब ये इसके लिए मैंने एक फिगर बनाई है आपको। अ फायर इंजन स्टैंडिंग नियर अ बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग होगी, राइट। इट एक्सटेंड इस लेडर टू अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। लेडर हमेशा इस तरह से टिल्ट बनती है, यहाँ से उसने ये लेडर लगा दी। टू रीच अ सर्टेन विंडो इन द बिल्डिंग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट, हमें विंडो की हाइट निकालनी है, राइट। तो बच्चे अगर ये 3 मीटर है, लेट इट बी ई, ये 3 है तो ये भी 3 मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, इसलिए अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब अगर हम देखें तो मेन फंक्शन हमें इसी एक ट्राइंगल के लिए करना है, राइट। और निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द विंडो। विंडो का है यहाँ पर, तो वो एक्चुअल में हाइट आप कहाँ से लोगे, सरफेस से लोगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना हमें निकालना है इसमें बी ई। तो आंसर 21 में हमने देखा हमें निकालना है बी ई, ये वाला पोर्शन बी ई। तो ये कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर में से हम बेस स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सो बी ई हमारा हो गया अंडर रूट 10 स्क्वायर 100 माइनस 6 स्क्वायर 36। तो इसे माइनस करेंगे, विल गेट 8 बी ई। और ऑलरेडी ये कितना था 3, तो होल बी सी यानी हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा 8 प्लस ये वाला 3, टोटल 11 मीटर। ये हमारा आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 11 मीटर विच इज़ द ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन है 9x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 फॉर्म अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। रीजन है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0 and fx plus gy plus h is equal to 0 has no solution if p upon f is equal to q upon g not equal to r upon h। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब इसने क्या कहा कि 9x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 फॉर्म अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होते हैं, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है या लाइन क्या होती है कोइंसिडेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी रेशो कौन सी बननी चाहिए कंसिस्टेंट के लिए। हमारी रेशो बच्चे या तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बननी चाहिए, या हमारी इक्वेशन बननी चाहिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी हमारी इक्वेशन बनती है। a1 9 है, a2 6 है और b1 हमारा 12 है, b2 8 है, राइट। अब इसको निकाल के हम देखते हैं कि हमारा आता क्या है। ये आएगा 3/2, इसका आ रहा है हमारे पास 4, ये भी आ रहा है 3/2। अब C1 बाई C2 चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारे दोनों रेशो सेम आ रही है। C1 हमारे पास आ रहा है -7 और ये आ रहा है -14 यानी 1/2। यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारी रेशो आ क्या रही है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इन दोनों में रेशो सेम है, इसमें रेशो सेम नहीं है, तो ये रिलेशन सेटअप हो रहा है। अगर ये रिलेशन है तो हमारी होती कैसी लाइंस इनकंसिस्टेंट होती, यानी ऑप्शन जो हमें असर्शन हमारी दी है वो रॉन्ग है। अब रीजन पे देखते हैं। A pair of linear equation px plus qy plus r is equal to 0 and fx plus gy plus h is equal to 0 has no solution if p upon f is equal to q upon g not equal to r upon h। क्या ये जो हमें दिया उसने ये रीज़न अब हमें चेक करना होगा कि ये ठीक है या नहीं। तो बच्चों ये जो इसने रीज़न दिया ये ठीक है, असर्शन रॉन्ग है, रीज़न सही है। सो हमारी ऑप्शन हो गई डी करेक्ट। सो डी ऑप्शन जो हमारी होगी कि असर्शन करेक्ट है और रीज़न रॉन्ग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए।
23 क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल फेयर डाइज हैव नंबर्स 1 to 6 written on their faces. Both are tossed. What is the probability that the product of the numbers turn up to be 12? 2 डाइस आपने थ्रो किए थे, ठीक है बच्चे। जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल हमारे पास जो आउटकम आते हैं, जब 2 डाइस आप थ्रो करते हो वो होते हैं 36। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अप टू 12, यानी एक डाई पर जो नंबर है, जो दूसरी डाई पर नंबर आए, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 12। वो कब हो सकता है, जब आपका फर्स्ट 2 6 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, और हमारा 4 3 हो सकता है, 6 से 2। तो टोटल आपके पास फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 हो गए। सो हमारा 4/36 बनेगी प्रोबेबिलिटी, विच इज़ 1/9। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 1/9 बनती है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी जीरो डज 293x² - 293x है। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस में अपनी पावर देखेंगे, सम को सॉल्व नहीं करना है, पावर देखने। अब देखो x की पावर 2 है, तो यहाँ से हमारे जीरोस भी कितने आएंगे 2। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 24 में होगी, ऑप्शन नंबर सी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अब बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू इफ p/2 + 3q = 6 एंड 2p - 2q = 10। अब आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं आंसर 25 के लिए। एक तो p/2 + 3q = 6 है, और एक इक्वेशन आपके पास 2p - 2q = 10 है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 2 + 3 × 2 6q = 6 2 12, और एक इक्वेशन आपके पास है 2p - 2q = 10। मैंने इसमें से 2 कॉमन ऑलरेडी निकाले, तो मेरे पास इक्वेशन बच जाएगी p - q = 5। साइन चेंज कर दिए, तो 6 + 1 7q = 12 में से 5 लेस किया 7, q की वैल्यू 1 आ गई, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन 25 में हमारे पास आ जाती है, जो होता है ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। के की किस वैल्यू के लिए हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। हमें पता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए हमें चाहिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब हमारा इसके यहाँ पर a1 1, a2 -3, b1 -2, b2 k, c1 -3 होगा, और यहाँ से -9 है, तो आप इक्वल को इस साइड में लाओगे 9 होगा। मैं भी ये नहीं डाल रही, हम सिंपल इन दोनों से ही वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, k × 1 विल बी k, सो k = 6 हमारा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी, 6 ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 28। अ बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 आइडेंटिकल सेक्टर्स। 6 आइडेंटिकल सेक्टर्स में हमने बोर्ड डिवाइड हुआ। व्हेन द पॉइंटर इज स्पन, it spin for some time and comes to a stop on a sector. The chances of it stopping on any sector are equal. A wants to color some sector green. How many sectors should he color green so that the probability of the pointer stopping on a green sector is 1/3? पॉइंट क्या है, ये एक सर्कुलर शेप में हमारे पास एक बोर्ड बना हुआ है, राइट। इसे कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, 6 सेक्टर्स में। मैंने इसे डिवाइड कर लिया, ठीक। अब इसके अंदर वॉन्ट्स टू कलर सम सेक्टर ग्रीन, कुछ सेक्टर को वो ग्रीन करना चाहता है। और किस तरीके से ग्रीन करना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारी जो होनी चाहिए पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन द ग्रीन सेक्टर कितनी होनी चाहिए, 1/3 मेरी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अब टोटल सेक्टर्स हमारे पास यहाँ कितने हैं, 6। सो फेवरेबल आउटकम मुझे निकालें ग्रीन सेक्टर के लिए, और प्रोबेबिलिटी मेरी होनी चाहिए 1/3। तो अगर हम इसको यहीं पर कट करके देख ले तब भी हमें इसका आंसर
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमें करना क्या चाहिए, डिवाइड कर देंगे। कट। सो फेवरेबल आउटकम आपके कितने बन गए, 2। सो कितने सेक्टर्स को उसको कलर करना चाहिए, 2 सेक्टर्स को कलर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास ये फिगर बनी हुई है। अब इस फिगर में उसने पूछा द स्क्वायर JKLN इज इंस्क्राइब्ड विद इन अ सर्कल। इस सर्कल के अंदर हमें एक ये स्क्वायर दिया हुआ है JKLN, और ये जो ट्राइंगल है JMN एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका मतलब इसकी दोनों साइड्स इक्वल है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हमें गिवन होगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर, और हमें क्या निकालना है, इस एरिया का शेडेड पार्ट निकालना है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ये देखा कि ये जो पोर्शन है मुझे निकालना क्या है, ये वाला पोर्शन निकालना है। सो ये पोर्शन हमें कहाँ से निकलेगा, अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, इसमें हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये पोर्शन जो दिया हुआ है उसने मुझे बोला ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये वाला पोर्शन जो है ये माइनस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हम इसीलिए निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे साइड ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर दिया है, और ये पोर्शन हम निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री गिवन है। करते हैं आंसर नंबर 29। सो हम करेंगे क्या, कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 1 इंटू 1 विल बी 1। एरिया ऑफ सेक्टर हम डालते हैं 90/360 पाई आर स्क्वायर, 90/360 होता है 1/4, तो मैं सीधा 1/4 पाई लिख सकती हूँ आर स्क्वायर। अब आर मेरी क्या है, रेडियस। रेडियस कितनी की, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये है, स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। सो 1 पाई/4 आर स्क्वायर 1 ही रहा, तो मेरी आंसर कितना होना चाहिए, 1 माइनस पाई/4। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन 1 माइनस पाई/4 विच इज द ऑप्शन नंबर C is the correct one. Number 30. Alpha is a acute angle. So sin alpha plus cos alpha is. इसके लिए बच्चे ध्यान रखना है, अगर sin थीटा प्लस cos थीटा में थीटा हमारा एक्यूट एंगल होता है तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होती है। आई रिपीट, अगर थीटा एक्यूट एंगल होता है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो हमारी ऑप्शन होगी ए करेक्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, सो विच ऑफ द इज इक्वल टू BF अपॉन FE, हमें ये निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे NCERT का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में NCERT में हमने रेशो यही निकाली थी कि BF अपॉन FE किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो वहाँ हमने किया था कि BF अपॉन FE किसके इक्वल आना चाहिए, BE अपॉन EC के इक्वल होगा। ये कैसे आएगा मैं आपको भी फटाफट समझा भी देती हूँ। देखो, इसमें हमने लिया था इन ट्राइंगल, आपने इसमें ट्राइंगल लिया होगा BEA लिया था। जब हम BEA ले रहे हैं तो हमारे पास DF पैरेलल AE है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इससे हमारी एक रेशियो बनेगी BF अपॉन EF इज इक्वल टू BD अपॉन AD। फिर हमने एक दूसरा ट्राइंगल लिया था, होल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BAC में भी DF पैरेलल AE था, तो यहाँ से हमारी रेशियो क्या आएगी, BD अपॉन AD। यहाँ से हम ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा ये इक्वल आया था BF अपॉन FC के, BF अपॉन FC के। अब इन दोनों में देखो BD अपॉन AD कॉमन है, तो कौन सी दो रेशोज इक्वल होंगी, BF अपॉन EF इज इक्वल टू BF अपॉन FC, BE अपॉन FC, ये वाली। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई ऑप्शन नंबर B। ये NCERT का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। X एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 - 3 and 5 and 6 इन द रेशो। हमें ये निकालना है
अपने आंसर नंबर 32 के लिए सपोज ये 2 पॉइंट है ए पॉइंट है 2-3, बी पॉइंट है 5-6 और ये कोई पॉइंट है जो डिवाइड करता है, ये एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है बच्चे, तो इसका मतलब हमारा वाई क्या होगा 0, ये ध्यान रखना है। और मुझे रेशो निकालिए, रेशो के लिए आप K/1 डालते हो ना, क्योंकि वाई 0 है तो एक्स निकालने की जरूरत नहीं, सीधा वाई निकालो। वाई कैसे निकालोगे, K/6 दैट इज 6K, 1 × -3 विल बी -3 अपॉन रेशो नीचे कितनी लेंगे हम K+1 इज इक्वल टू 0, 0 से ये मल्टीप्लाई हुआ, 0 खत्म हो गया, हमारे पास क्या है 6K - 3 इज इक्वल टू 0, सो 6K इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 3/6 रेशो क्या आती है मेरे पास 1:2, सो रेशो क्या होनी चाहिए 1:2। ऑप्शन इसके अंदर हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 थी 1:2। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33, अ नंबर ऑफ द फॉर्म 8m where n is a natural number greater than 1 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी नंबर जो 8m के फॉर्मेट में लिखा गया हो वो नेवर एंड विद 0, ये चीज़ याद रखना। कोई भी नंबर जो 8m के फॉर्मेट में लिखा गया हो वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होता। अगर वो 0 पर एंड नहीं होता तो हमारी इसमें से ऑप्शन कौन सी ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 0 है, बी, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। द फ्रैक्शन 7/q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, व्हिच ऑफ दिस कैन नॉट बी q। अब 7/q, ये q मेरा डिनोमिनेटर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो मुझे ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा q नहीं हो सकता, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो उसके फैक्टर्स 2 या 5 या 2 और 5 के फॉर्मेट में होने चाहिए। 2 के फॉर्मेट में है, यहाँ ये तो 2 के फॉर्मेट में है, बट ये 2 और 5 से अदर देन है, ये भी 2 के फॉर्मेट में है और ये 2 और 5 के फॉर्मेट में, तो एक ही था जिसके जो हमारा 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं है, तो वही हमारा नॉट का आंसर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर। SNTR पॉइंट्स ऑन RP एंड RQ, ST पैरेलल PQ दिया हुआ है, RT और TQ में रेशियो मुझे 1:2 दी हुई है और उसने पूछा है मुझसे इसका एरिया, ठीक है। बट आंसर नंबर 35 हियर वी आर। रेशियो आपको क्या दिए हुए, RT और TQ में रेशियो 1:2 है, राइट। अब 1:2 दी हुई है, तो अगर मैं इन दोनों रेशो को ऐड कर दूं तो RQ कितना बन गया 1 + 3, 1 + 2 3, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे, ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे ना। अब हमने RQ आ गया मेरे पास 3। अब हमने थ्योरम क्या सीखी थी, अपॉन एरिया हमारा RPQ किसके होगा इक्वल, जो इनकी साइड में रेशो है उसके स्क्वायर के इक्वल, राइट। अब जब RST हम एरिया ले रहे हैं, RST ये इसकी साइड मैंने ले ली ये RT, और RPQ जब होल लेंगे तो उसकी साइड में ले रही हूँ RQ। बच्चे दो ट्राइंगल ये सिमिलर प्रूव करके फिर हम एरिया निकालते हैं, बट क्योंकि हमें कैलकुलेशन शो नहीं करनी तो वो अंडरस्टूड है कि हमारे जो ट्राइंगल थे ये सिमिलर थे, तो हम एरिया RST अपॉन एरिया RPQ निकाल रहे हैं। इसमें मैंने क्या लिया है RT अपॉन RQ का स्क्वायर लेना है। RT आपके पास 1 है, RQ हमने 3 निकाल ली, इज इक्वल टू क्या है एरिया RST का एरिया आपको 100 ऑलरेडी दिया हुआ है, सो मैं यहाँ से एरिया RPQ निकाल सकती हूँ। 1/3 का स्क्वायर 9, 9 × 100 विल बी 900, तो मेरे पास एरिया RPQ आ गया 900 टोटल, और RST कितना दिया हुआ था 100, ये टोटल 900 आ गया, ये 100 है, तो बचा हुआ कितना पोर्शन बचा हुआ था, एरिया हमारे पास कौन सा है PQTS, क्या होगा एरिया
आर पी क्यू में से आप एरिया आर एस टी माइनस कर देंगे, इस होल में से आपने यही तो माइनस करना है, आपको ये मिल जाएगा। सो 900 में से 100 माइनस किया, हमारा आंसर कितना आ गया 100 स्क्वायर मीटर। सो 100 स्क्वायर मीटर विच इज़ द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। बिल्कुल इसी फॉर्मेट का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 भी हमें इसी फॉर्मेट से दिया गया 36 में। अब 36 में क्या है, एस टी पैरेलल क्यू आर एस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशो 4:5। अब ये एस पी क्यू को डिवाइड करे रेशो है 4/5 है। एस टी 1.6 दिया था और वो आपसे पूछ रहा है कि क्यू आर कितना रहेगा। ठीक है, अगेन ठीक है, तो साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो हमारी रेशो जो बनेगी साइड्स के अंदर, ट्राइंगल्स हम जो इस वक्त ले रहे हैं वो हमारे ट्राइंगल होंगे पी एस टी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो रेशियो हमारी बनेगी पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से पी टी अपॉन पी आर बनेगी, बट क्योंकि मुझे उसको कोई वर्क नहीं करना तो मैं वो नहीं ले रही। थर्ड जो रेशियो बनती है हमारी वो बनेगी एस टी अपॉन क्यू आर के बीच में। पी एस उसने हमें 4 गिवन है, पी क्यू होल क्या हो गया प्लस 4 + 5 9, एस टी 1.6 गिवन है, क्यू आर मुझे फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्यू आर विल बी 1.6 इंटू 9/4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3.6। सो आवर ऑप्शन नंबर सी 3.6 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। P and Q are the two positive integers. P is equal to PQ and Q is equal to PQ square. Where P and Q are prime numbers, what is the LCM of P and Q? बच्चे वेरी फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जब हम LCM निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर को चेक करना। ठीक है, अब यहाँ पर P इज इक्वल टू पी क्यूब Q है और Q इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो पी क्यूब क्यू और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में पी की पावर सबसे मैक्सिमम कब है, यहाँ पर लिख लिया। क्यू और क्यू स्क्वायर में से पावर मैक्सिमम क्या है, क्यू स्क्वायर। सो यही ऑप्शन है आपके करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। 38 है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ओके, आंसर 38 कर रहे हैं। उसने हमें दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब ध्यान रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो हमारे पास 1 होता है ना। एक इक्वेशन उसने दी थी, एक हमने बना ली कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 होता है, कट गया। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 + 1। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 + 4 विच इज़ 7/4। 2 इधर आकर मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में रूट में ले लेते हैं। तो √7/8 इज आवर करेक्ट ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। P and Q आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन 4y² - 4y + 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p + 1/q + pq। अब इसमें करेंगे क्या, आपकी इक्वेशन ये दी है तो हम इसमें सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ द जीरो मेरा बनता है -b/a। तो -b/a हमारा सम ऑफ द ज़ीरो बनता है और जो b है वो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है माइनस में। ठीक है, सो मेरे यहाँ से सम ऑफ द ज़ीरो क्या बन जाएगा, -4/4। सो -4/4 इज इक्वल टू 1 बन गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे विच इज़ c/a, दैट इज़ 1/4। अब हमारी जो वैल्यू डालनी है वो है 1/p + 1/q + pq। इसमें आपको वैल्यू डालनी है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो q + p/pq + pq में वैल्यू डालनी है। p + q आपके पास आया हुआ है 1, pq की वैल्यू है 1/4 प्लस pq की वैल्यू 1/4। अब आप जब 1/4 को ट्रांसपोज करोगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी,
दैट इज 4 + 1/4. 4 4s are 16 + 1, 17/4 is your correct option, which is option number D. Now, question number 60. Which of the following will have the maximum number of 6? इनमें से किस में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 होंगे, ये ध्यान रखना है बच्चे। तो वैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 6 के नीचे 1000 है, तो डेसिमल 666 उसका आंसर होगा। जब आप इसको कट करोगे तो डेसिमल 5 दे रहा है, जब आप इसको कट करोगे तो डेसिमल 6 दे रहा है, और खाली इसी में ये हमारा 2/3 आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 देगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगी डी। तो बच्चे, हमने आज के 1 to 40 क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस के बेस के लिए, अगेन एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना, और आप इसकी प्रैक्टिस के बेस पर बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर याद रखिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।